दोस्तों नमस्कार। इमारत कितनी भी ऊंची बना लीजिए वो रहेगी आसमान के नीचे ही। और सत्ता का बहुमत या सत्ता की ताकत कितना भी बढ़ा लीजिए उसे काम संविधान के नीचे ही करना होगा। और जब जब संविधान को दरकिनार कर सत्ता अपनी बहुमत की ताकत के आश्रय अपनी परिभाषा में संविधान को हाँकना चाहती है, तब तब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई सरकारों को इससे पहले कटघरे में खड़ा किया है। और मौजूदा वक्त की नजाकत को समझिए। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण केस या सबसे महत्वपूर्ण राजनीति संसद के भीतर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला देना शुरू किया, जो उसे फैसला देना ही है, और एक के बाद एक सरकार ने जो कदम जिस तरीके से उठाए, अगर उस पर सवालिया निशान लग गया तो फिर यकीन जानिए 2024 की जो बिसात दिल्ली से बिछ रही है वह एक झटके में पलट जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसलों पर क्या 2024 की समूची राजनीति आकर टिक गई है, या फिर 2024 के लिए जो बिसात राहुल गांधी को लेकर दिल्ली में मोदी सत्ता ने बिछाई, जिस बिसात के आश्रय महाराष्ट्र के भीतर पहले शिवसेना टूटी और अब एनसीपी टूटी है, और दिल्ली की सत्ता जानती है कि दिल्ली पर काबिज रहना है तो बिहार और महाराष्ट्र के गठबंधन को बने हुए नहीं रहने देना है। तो महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बावजूद इसके मामला अब अदालत के सामने खड़ा है। और अदालत का फैसला सिर्फ सत्ता को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। अगर वो फैसला मोदी सत्ता के खिलाफ जाता है या जो कुछ हुआ है अगर उसे गलत या उसे खारिज करता है, तो इस देश के भीतर में चुनाव आयोग को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट के जो फैसले राहुल गांधी को लेकर आए, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के हक में फैसला देता है तो एक झटके में न्यायपालिका के जरिए राजनीति को प्रभावित करना, और जो फैसले होते चले आ रहे थे और पहली बार यह देश सुन रहा था मानहानि को लेकर, शायद यह भी इस देश की सियासत के हाथों क्या न्यायपालिका के छोटे छोटे हिस्से खिलौने तो नहीं बन गए हैं, ये सवाल उठने लगेंगे। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा वक्त में मौजूदगी मोदी सत्ता के सामने गले की फांस की तरह खड़ी हो चली है। इसीलिए इमारत कितनी भी ऊंची हो वो आसमान के ऊपर जा नहीं सकती है। और शायद इसीलिए 3 फैसलों का जिक्र आज जरूरी है। एक की सुनवाई तो 31 जुलाई को होनी है, जिसमें चुनाव आयोग ने जिस हड़बड़ाहट के साथ या जिस तेजी के साथ फैसला यह कहकर दे दिया कि शिंदे गुट जो शिवसेना से निकला है उसको मान्यता दी जाती है, उसको सिंबल दिया जाता है। शायद राजनीतिक इतिहास में किसी भी राज्य के भीतर किसी भी छत्रप की राजनीति इस तरीके से नहीं टूटी होगी जैसे उद्धव ठाकरे की टूटी हो। और वहां से निकलकर एकनाथ शिंदे के साथ कोई दूसरा नहीं दिल्ली की सत्ता खड़ी थी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई। और फिर चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया उसने इंतजार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्या फैसला दे रहा है। और शायद सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में जा रहा है वो सरकार के लिए मुश्किल सवाल खड़े करने की स्थिति आ चुकी है। क्योंकि एक एक दस्तावेज को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो कुछ पुराने दस्तावेजों को देखिए। शुरुआत में उद्धव ठाकरे, शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। जो राज्यपाल की भूमिका थी वो असंवैधानिक थी जिस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार बनाई गई। जो शिवसेना को तोड़ा गया वह पूरे तरीके से गलत था। यानी अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा अपने मन के मुताबिक उस समय नैतिक बल के आधार पर नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देता। इसका जिक्र भी फैसले में हो चुका है। और जो शिंदे ने जिस तरीके से गठबंधन किया और जिस प्रक्रिया को जिया, उसमें स्पीकर की भूमिका भी शायद संदेह की स्थिति में लाकर खड़ा करती है। अब यहां पर पहला केस इस मामले को लेकर अटका है, क्या चुनाव आयोग ने मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी है उसके अनुकूल खड़े होकर शिंदे गुट को मान्यता दी और शिवसेना का
जो चुनावी सिंबल है उसे सौंप दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों के अक्स तले अब अगर नई परिस्थिति में फैसला देता है, जबकि वह अब इस जानकारी में जा चुका है कि स्पीकर को भी 17-18 तक अपने फैसले को सुनाना है, जिसमें जो लोग शिंदे गुट के छोड़ के आए थे उनको अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। यह एक पहली स्थिति है महाराष्ट्र को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आकर पूरी शिवसेना टिक गई है। कमोवेश यही राजनीति शरद पवार को लेकर बढ़ रही है, क्योंकि शरद पवार के साथ भी उनके अपने भतीजे कहें, उनके अपने नेता कहें, उनके सबसे कद्दावर नेता कहें, जो शरद पवार के बाद आते हैं, उनकी पूरी पहल जिस रूप में हुई है वो बिल्कुल एकनाथ शिंदे के तर्ज पर हुई है। और क्या उस वक्त जो भूमिका बीजेपी की थी, उस वक्त जो भूमिका देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह की थी, वही भूमिका क्या शरद पवार और एनसीपी को लेकर अगर हुई है? और अगर इससे पहले शिवसेना का फैसला आ जाता है तो उसी रास्ते सुप्रीम कोर्ट शरद पवार और एनसीपी को लेकर भी फैसला देगा। दिल्ली की सत्ता की सांसें फूली हुई हैं। ये दो परिस्थिति महाराष्ट्र की समूची राजनीति को एक झटके में ना सिर्फ बदल देंगे, बल्कि समझने की जरूरत अब यह भी है कि 2024 का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर बिहार का गठबंधन और महाराष्ट्र का गठबंधन बीजेपी के अनुकूल नहीं होता है तो आप कल्पना कीजिए कि 80 सीटें सिर्फ इन दो राज्यों से बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिली। 41 सीटें जीती थी बीजेपी शिवसेना ने 48 में से 2019 में, और 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीट जीती थी बीजेपी और उसके सहयोगी उस वक्त जेडीयू और रामविलास पासवान हुआ करते थे, एलजेपी। मौजूदा वक्त में सारे गठबंधन डगमग हो गए, एक झटके में सहयोगी बाहर निकल गए। तो क्या उसे ताड़ने के लिए यह पूरा खेल महाराष्ट्र में खेला गया? और बिहार में खेलने की दिशा में कदम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बार बार सरकार हिचक रही है कि अगर सामने वाला साथ खड़ा नहीं हुआ उस वक्त में कैसे राजनीति को साधी जाए, और अगर नहीं ही खड़ा होता है तब क्या होगा। यह दो राज्यों की परिस्थिति है, लेकिन इसके साथ एक तीसरा फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के ही दरबार में वो जाना है, और उनके दरबार में जब चीजें आएंगी और जब कांग्रेस अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है, जिस मानहानि का मामला सूरत की निचली अदालत से शुरू हुआ और हाई कोर्ट जो गुजरात की है उसने मोहर लगा दी, उसके बाद सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बचता है। और अगर अदालतों के अपने न्याय और उनके अपने फैसलों के दायरे में खड़े होकर इस मानहानि के मुकदमे को आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी, ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पहली बार की परिस्थिति के साथ खड़ा हो जाएगा? और राजनीतिक तौर पर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर जनता के भीतर यह सवाल भी आ गया है कि वह इधर उधर पुरानी स्थिति थी जब जिस वक्त राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए थे चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर कुछ फैसलों को परखना शुरू करें तो आपके जहन में यह जाहिर तौर पर सवाल होगा कि कैसे राज्यपाल असंवैधानिक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, खुले तौर पर कहा कि उन्होंने असंवैधानिक काम किया है संवैधानिक पद पर बैठकर। अडानी कांड के वक्त भी जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। कई मामलों की एक बड़ी फहरिस्त है जहां जहां राजनीति प्रभावित होती है, सुप्रीम कोर्ट एक झटके में संविधान की उस किताब को खोलकर सत्ता को यह पाठ पढ़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के साथ खड़ा हो जाए। बकायदा संविधान जो कहता है, और उसका ताजा मिसाल आज की ही है जब अभिषेक बनर्जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को झटका दे दिया, या कहें उस फैसले के जरिए अभिषेक बनर्जी को झटका लग गया जहां वो सोच रहे थे कि उनके खिलाफ जो मामले हैं शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे। वो भर्ती का मामला है, वो खनन का मामला है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे थे अध्यादेश को लेकर फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट उनके हक में दे दे। उन्होंने कहा अध्यादेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हां, इसके आगे की सुनवाई करेंगे जिन बातों का जिक्र हो रहा है कि कितनी ताकत दिल्ली की सत्ता के पास रहनी चाहिए। शायद यह परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट को एट पार ले जाती है। जो काम इस देश की चुनी हुई राजनीतिक सत्ता से लोग सोचते हैं कि वह निष्पक्ष होकर काम तो करे, लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या महाराज